अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th। मैं प्रोफेसर चंद शहजाद, द डिपार्टमेंट ऑफ पाकिस्तान स्टडीज़ द कॉन्सेप्ट एकेडमी। बेटा, पिछले जितने भी सबक टॉपिक हम लोगों ने डिस्कस किए, उम्मीद यही है कि आप लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से वो समझ भी लिए होंगे और उनसे रेलेवेंट या रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप लोग इस काबिल हैं कि आप उसका बहुत अच्छे तरीके से जवाब दें। तो लास्ट जो टॉपिक हम लोगों ने पढ़ा था वो जहाद अफ़गानिस्तान, और उसमें मैंने आपको बहुत क्लियरली बताया कि ये क्वेश्चन नोट के तौर पे आ सकता है। इसमें जो जनीवा एकॉर्ड है, जनीवा मुआहदा है, जनीवा मुआहदा शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे आ सकता है। ये इस हवाले से बहुत अहम है। तो आप लोगों ने हर एंगल से हर टॉपिक को तैयार करना है। अगर शॉर्ट नोट के तौर पे आएगा तो पूरा लिखना है उसमें, और अगर जनीवा एकॉर्ड आएगा तो ऊपर जहाद अफ़गानिस्तान की जो बिगनिंग है या उसके इम्पैक्ट्स हैं वो आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। टुडे we will discuss about the बेनज़ीर भुट्टो's first era, जो कि दिसंबर 1988 से स्टार्ट हुआ और अगस्त 1990 में ख़त्म हो गया, इख्तिताम हो गया उसका। तो इसमें टोटल 6 डेफिनेशंस हैं, 6 हेडिंग्स हैं। वो 6 हेडिंग्स हम लोग आज डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट एरा पर हम लोग आज बात करते हैं। बेनज़ीर भुट्टो, बेनज़ीर भुट्टो's फर्स्ट एरा। फर्स्ट एरा जो इसका था वो 1988 से लेके 1990 तक था। इसमें जो पहला आपने हेडिंग यहाँ पर लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है द डिसोल्यूशन ऑफ बलूचिस्तान असेंबली। डिसोल्यूशन का मतलब होता है असेंबलियाँ ख़त्म कर देना। यहाँ पर आपने ये याद रखना है दी डिसोल्यूशन लिखना है ऑफ बलूचिस्तान असेंबलीज। पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट जो है वो है प्रेसिडेंशियल इलेक्शन। नंबर 3 कॉमनवेल्थ। और फॉरेन पॉलिसी। और लास्ट होगा फर्स्ट एरा में सोशल वेलफेयर और डिसमिसल। ठीक है। तो ये चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस करनी है आज। अब बलूचिस्तान असेंबली का खात्मा। ठीक है। डिसोल्यूशन का मतलब होता है जब असेंबलियां तोड़ दी जाती हैं। तो हम पहले पॉइंट को डिस्कस करेंगे। पहले पॉइंट में लिखा हुआ है जनरल इलेक्शन वाज हेल्ड in 1988 in Pakistan. The People Party leaders Benazir Bhutto was elected the Pakistan and Islamic world the first woman prime minister। यानी कि बेनज़ीर वो पहली वज़ीर आज़म थी जो कि एक ख़ातून थी जिनको पाकिस्तान के अलावा दुनिया में भी पहली मुस्लिम वज़ीर आज़म होने का एज़ाज़ हासिल हुआ। 1988 में जो इलेक्शन हुए उसमें बेनज़ीर भुट्टो ने नुमायाँ कामयाबी हासिल की और पाकिस्तान नहीं बल्कि पूरी दुनिया की पहली खातून डिक्लेयर हुई जिन्होंने फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर बनने का एज़ाज़ हासिल किया, फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर। द फॉलोइंग आर द इम्पॉर्टेंट इवेंट्स ऑफ बेनज़ीर भुट्टो's फर्स्ट टर्म। पहले टर्म में जो उनके हुए
इवेंट्स, जो मेजर इवेंट्स थे, वो मेजर इवेंट्स हम लोग डिस्कस करेंगे, जिसमें सबसे पहले था डिसोल्यूशन ऑफ द बलूचिस्तान असेंबली। Chief Minister of Balochistan, Mr. Zafarullah Khan Jamali, had just not gained vote of confidence from the Balochistan Assembly in 19 वो इससे एतमाद का वोट हासिल ना कर सके, that the बेनज़ीर भुट्टो गवर्नमेंट dismissed it। इसलिए ज़फ़रुल्लाह खान जमाली को जब एतमाद का वोट, अदम एतमाद का वोट मिला, यानी कि असम्बली ने उन पर एतमाद नहीं किया, तो उनकी असम्बली डिज़ॉल्व हो गई, ख़त्म हो गई, डिसमिस हो गई। द बलूचिस्तान हाई कोर्ट टुक अप द केस, डिक्लेयर इट इज़ अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड रिस्टोर द हाउस। इसलिए जो हाई कोर्ट थी उसने उनके हक़ में फ़ैसला कर दे दिया और कहा कि असम्बली को रिस्टोर किया जाए, इसको असम्बली को मनसूख या इसको ख़त्म ना किया जाए। तो जो डिसमिसल का या डिज़ॉल्व होने का जो डिसीजन था, वो डिसीजन ख़त्म हो गया। अब नेक्स्ट जो है वो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन है। अब प्रेसिडेंशियल इलेक्शन जो है वो ग़ुलाम इसहाक़ ख़ान और नवाबज़ादा नसरुल्लाह ख़ान के दरमियान हुए 1988 में, जिसमें ग़ुलाम इसहाक़ ख़ान ने अगले 5 सालों के लिए पाकिस्तान के सदर होने का एजाज़ हासिल किया। पाकिस्तान के सदर मुंतखब हो गए। एंड पाकिस्तान जो 1972 में कॉमनवेल्थ से अलग हुआ था, यानी कि इंटरनेशनल कॉमनवेल्थ जो है, तो दोबारा पाकिस्तान ने कॉमनवेल्थ को ज्वाइन कर लिया, ठीक है, 1989 में। तो ये भी एक बहुत बड़ा इवेंट था जो बेनज़ीर भुट्टो, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के दौर में हुआ कि पाकिस्तान रीजॉइन द कॉमनवेल्थ, दौलत मुश्तरका जो है उसको दोबारा पाकिस्तान ने ज्वाइन कर लिया। अब इसकी जो फॉरेन पॉलिसी थी, जो खारजा पॉलिसी थी, वो क्या थी? द गवर्नमेंट ऑफ बेनज़ीर भुट्टो अडॉप्टेड द नॉन confrontation policy with India. राजीव गांधी visited Pakistan to participate in the SAR conference. राजीव गांधी आए, उन्होंने SAR conference में participate किया। बेनज़ीर भुट्टो join hand for establishing good relation with him. ये वो पहला दौर था जिस दौर में पाकिस्तान और इंडिया के ताल्लुकात बहुत अच्छे हो गए। यानी इससे पहले जब 1978-79 में खालिस्तान मूवमेंट, जो सिख मूवमेंट थी, उस मूवमेंट के दौरान सिखों ने मुतशिल होकर इंदिरा गांधी का कत्ल कर दिया। और इस कत्ल को राजीव गांधी ने जब इंटरनेशनल लेवल पे डिफेंड करने के लिए गए, तो उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने अपनी चालबाजी और चालसाजी से मेरी माँ को कत्ल करवाया है, तो सारा के सारा इल्ज़ाम पाकिस्तान के ऊपर थोप दिया। चुनाचे इसी दौरान फिर पाकिस्तान के जो बाउंड्री एरियाज़ थे उसमें बहुत ज़्यादा जो है वो क्राइसिस शुरू हो गए, हालात बहुत ज़्यादा संगीन हो गए। और संगीन होने के बाद फिर ज़ियाउल हक़ जो है वो इंडिया गए और वहाँ पर जाके राजीव गांधी से मिले। बहरहाल हालात थोड़े से बेहतर हो गए, लेकिन इतने अच्छे नहीं थे जितने अच्छे बेनज़ीर की गवर्नमेंट आने के बाद इंडिया के साथ पाकिस्तान के हालात बेहतर हुए। समझ आ रही है बात? तो फॉरेन पॉलिसी जो थी, फॉरेन पॉलिसी के हमारी फॉरेन पॉलिसी में दो चीज़ें बहुत वाज़ेह हैं कि जब जब हमारे इंडिया के साथ रिलेशन बेहतर हुए, कौन कौन से हमारे मेजर पार्टिसिपेंट थे, हमारे मेजर जो पॉलिटिशियन थे जिन्होंने कोशिशें की, जिसमें फिर देखें कि इंडिया के साथ हमारे जो ताल्लुकात हैं वो बेहतर हुए या नहीं बेहतर हुए। तो चंद एक, क्योंकि मुल्क की डेवलपमेंट का जो मोस्टली डिपेंड होता है वो डिपेंड करता है दोनों ममालिक के ताल्लुकात के ऊपर। क्योंकि हर इन्वेस्टर, हम लोग फिर ट्रेड की तरफ चले जाते हैं, हर इन्वेस्टर यही कोशिश करता है कि जिस मुल्क में स्टेबल कॉन्सेंसस होते हैं, सर्कमस्टांसेस होते हैं, ठीक है, हालात व वाक़यात नॉर्मल होते हैं, वहाँ के जो कॉन्फ्लिक्ट बहुत कम होते हैं, वहाँ पर फसादात और झगड़े कम होते हैं, पीसफुल इन्वायरमेंट होता है, वो वहाँ पर अपनी इन्वेस्टमेंट को ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपेंड करने की कोशिश करता है।
ठीक है। लेकिन यहाँ पर हालात जब बिगड़ जाते हैं तो फिर इसमें दोनों ममालिक को नुकसान होता है इंटरनेशनल लेवल पे ट्रेड के हवाले से। तो फॉरेन पॉलिसी बहुत वाज़ेह रही, राजीव गांधी के साथ मुलाकात हुई, दोनों ममालिक के ताल्लुकात अच्छे हो गए। सोशल वेलफेयर में इस दौर में जो अनएम्प्लॉयमेंट है उसको ख़त्म करने के लिए भी जो कोशिशें हैं वो की गई हैं। इसके अलावा पीपल वर्क्स प्रोग्राम फॉर डेवलपमेंट एंड सोशल वेलफेयर ऑफ कंट्री फॉर प्रोवाइडिंग employment to the public and the Department of Placement Bureau was set up. Placement Bureau जो है वो set up हुई, thousands of people got employment through it। इस वजह से या इसके ज़रिए बहुत से लोगों को नौकरियां मिली। अब डिसमिसल जो है वो 58(2)(b ये वो इख्तियार था, ये वो पावर थी जो पहले एक सदर के पास होती थी, और वो सदर किसी भी वक्त अगर ये ऑब्ज़र्व कर ले या देख ले या साबित कर दे कि प्राइम मिनिस्टर जो है ही और शी इज़ इन्वॉल्व इन सम काइंड ऑफ द करप्शन केसेस, अगर वो करप्शन केसेस में इन्वॉल्व होते हैं तो दैट आर्टिकल वाज ये वो आर्टिकल था जिसके तहत अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल एनी प्रेसिडेंट had a right to dismiss the prime minister's services। वो प्राइम मिनिस्टर की सर्विसेज को डिसमिस कर सकता था। he or she could be, अगर कोई औरत थी फिर भी, अगर कोई मर्द था फिर भी, प्रेसिडेंट या सदर उसको, तो डिसमिसल ऑफ द बेनज़ीर भुट्टो जो है गवर्नमेंट उसका 1990, इसका मेन पॉइंट आप लिखेंगे कब हुई, 1990 में हुई। किसने किया? गुलाम इसहाक खान ने। किसके तहत किया? 58(2)(b के तहत किया, ठीक है। और इनकी जो पहली गवर्नमेंट है वो तकरीबन 20 महीने यानी कि 1 साल 8 महीने ही चल सकी। बात समझ आ रही है बेटा? तो आप लोगों ने ये जो पॉइंट्स हैं, जो हेडिंग्स बनी हुई हैं, इन हेडिंग्स को बहुत अच्छे तरीके से देखना है। 6 हेडिंग है अप्रॉक्सीमेटली जो आप लोगों ने इसमें पुट करनी है। बात समझ आ रही है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल रेसोल्यूशन ऑफ द बलूचिस्तान असम्बली, जिसमें ज़फ़रुल्लाह खान जमाली जो है ही कुड नॉट बी एबल टू गेट द वोट ऑफ कॉन्फिडेंस, ठीक है, फ्रॉम द बलूचिस्तान असम्बली। सो द गवर्नमेंट डिसमिस एंड डिसॉल्व द बलूचिस्तान असम्बली, बट आफ्टर दैट the Balochistan High Court took up the case and declared it was unconstitutional। definitely ऐसा होना था। So the court was going to restore the house, तो कोर्ट ने उसको रिस्टोर कर दिया। आज जो पॉइंट हम लोगों ने मेजर डिस्कस किए वो दोबारा मैं आपको बता रहा हूँ। उसके बाद प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हुए, किस के दरमियान हुए? गुलाम इसहाक खान और नवाबजादा नसरुल्लाह खान के दरमियान। ये दोनों पर्सनैलिटीज़ के नाम याद रखने हैं, ये सेकेंड हेडिंग में आएगा। थर्ड हेडिंग में पाकिस्तान रीजॉइन कॉमनवेल्थ। 1972 से पाकिस्तान यानी कि 1971 के बाद जब पाकिस्तान में मार्शल लॉ इम्पोज हुआ, तो मार्शल लॉ के बाद पाकिस्तान जो है वो कॉमनवेल्थ से अलग हो गया। तो ये वो पहला मौका था 1989 में व्हेन पाकिस्तान रीजॉइन द कॉमनवेल्थ। पाकिस्तान ने दौलत मुश्तरका को दोबारा रीजॉइन कर लिया, और दौलत मुश्तरका को जब बंदा रीजॉइन करता है तो इसका मतलब यही होता है कि इट वाज अप्लाइड फॉर अ लोन एंड सम डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोजेक्ट। तो उसके लिए फिर IMF, वर्ल्ड बैंक से और कॉमनवेल्थ से आपको कर्जे मिलते हैं, आपको पैसे मिलते हैं, और हम लोग फिर उसको आगे डिफरेंट प्रोजेक्ट्स के ऊपर इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अब फॉरेन पॉलिसी इसकी क्या थी? फॉरेन पॉलिसी ये थी कि राजीव गांधी से मुलाकात हुई तो सार कॉन्फ्रेंस में, तो एक अच्छे जेस्चर के साथ इंडिया के साथ हमारे ताल्लुकात बेहतर होना शुरू हो गए। उसके बाद सोशल वेलफेयर में इन्होंने पब्लिक डेवलपमेंट के लिए एक प्लेसमेंट ब्यूरो सेटअप की जिसने बहुत से लोगों को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी दी। फिर लास्ट जो है डिसमिसल, मैंने आपको डिसमिसल बताया कि 58(2)(b एक ऐसी शिक थी, एक ऐसा आर्टिकल था जिसके तहत कोई भी सदर, प्राइम मिनिस्टर अगर वो समझता कि ये किसी भी करप्शन केस में इन्वॉल्व है तो वो उसको डिसमिस कर सकता था। तो बेटा ये फर्स्ट एरा था, क्योंकि
सेकेंड एरा भी काफ़ी लेंथी है, काफ़ी तवील है, तो आप लोगों ने ये भी याद रखना है कि जब हम लोगों ने सेकेंड एरा की तरफ जाना है तो सेकेंड एरा में भी तकरीबन 6 पॉइंट्स हैं, तो 6 और 6 12 पॉइंट्स हैं। तो 12 पॉइंट्स में अगर तो एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आता है तो आप कोशिश करें कि 12 के 12 पॉइंट्स से लिखते हैं, और अगर नहीं लिखते, नहीं याद रहता, को भूल जाते हैं, तो कम से कम 8 पॉइंट ज़रूर लिखें, 3 या 4 फर्स्ट एरा से, 3 या 4 सेकेंड एरा से, ठीक है। और दोबारा एक दफ़ा फिर रिपीट कर रहा हूँ, ये ज़रूरी नहीं है कि आप 8 ही लिखें, अगर आपको 10-12 पूरे आते हैं पॉइंट तो यू कैन राइट द ऑल हेडिंग्स, आप तमाम के तमाम हेडिंग्स भी लिख सकते हैं। इट्स डिपेंड अपॉन यू, आप पर डिपेंड करता है। आप ये ना कहिएगा कि सर ने हमें कहा था कि 8 ही लिखनी है, नो, मैंने कहा कि 8 से कम नहीं लिखनी, 8 से ज़्यादा आप जितनी मर्ज़ी लिख सकते हैं, 8 लिख सकते हैं या 8 से ज़्यादा आप जितनी मर्ज़ी लिख सकते हैं, लेकिन 8 से कम नहीं लिखनी, ज़्यादा लिखनी है, जितनी भी आपके पास कैपेबिलिटी है, जितना आप लोगों ने याद किया हुआ है, यू कैन राइट योर हेडिंग्स, ठीक है। और उसमें मैंने आपको फ़्लो चार्ट्स के हवाले से भी डिस्कस किया था कि फ़्लो चार्ट को यूज़ करो, माइंड मैप को इस्तेमाल करो, समझ आ रही है, अच्छे तरीके से उसको प्रेजेंट करने की कोशिश करो। तो इंशाअल्लाह उम्मीद यही है कि ये आप जब से पाकिस्तान स्टडीज़ की 10th क्लास की बुक आई हुई है तो इसमें बहुत कम पाकिस्तान के जो बेनज़ीर भुट्टो के 2 दौर थे और नवाज शरीफ के 2 दौर थे जो इस बुक में लिखे हुए हैं, ये क्वेश्चन अभी तक नहीं आया, इन दोनों में से कोई क्वेश्चन नहीं आया। तो आप लोगों ने ये भी याद रखना है कि इन दोनों में से हो सकता है एक क्वेश्चन 2021 में आ जाए, आ सकता है। तो बहुत अच्छे तरीके से हर हेडिंग को बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों ने याद भी करना है और अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है, ताकि हम लोग किसी भी चीज़ को छोड़ कर ना है। बात समझ आ रही है? सो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।